नमस्कार दोस्तों, केशव गुप्ता की साइकोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं बुद्धि मापन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? बुद्धि मापन, या इसी को हम कहते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको दो भागों में टॉपिक चलेगा, दो पार्ट्स होंगे इसके। कौन कौन से? एक तो बुद्धि मापन की सामान्य बातें आएंगी। जनक कौन था? जनक ही ज्यादा आएंगे इसमें। बुद्धि शब्द का जनक, आईक्यू का जनक, मानसिक योग्यता का जनक, है ना। और इसके जो सेकंड पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट अति इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जो आपका अगला वीडियो आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो को दोस्तों बहुत अच्छे से सुनना। और मैं बार बार कहता हूं कि आप नोट आउट करना निश्चित रूप से, क्योंकि वो मैं टोटली उस वीडियो को जो लाऊंगा बुद्धि मापन, जो वीडियो का नाम, उस टॉपिक का नाम होगा बुद्धि मापन या बुद्धि टेस्ट के प्रकार, है ना। और आप जानते हैं हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में एक न एक प्रकार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो वो हमारा सेकंड पार्ट होगा, हम इस पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपको बुद्धि मापन, है ना। तो सामान्य बातें आप देखें, जैसे पहला पॉइंट, बुद्धि शब्द का जन्मदाता। बुद्धि शब्द का जन्मदाता कौन था दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। और ये शब्द कब आया साइकोलॉजी में? 1885 ईस्वी, 1885। फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि शब्द का जन्मदाता था। फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का जन्मदाता हो गया फ्रांसिस गाल्टन। अगला देखें, प्रथम बुद्धि परीक्षण निर्माता, मतलब पहला, दुनिया में पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया या बुद्धि टेस्ट किसने बनाया? वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? अल्फ्रेड बिने, है ना। अल्फ्रेड बिने। और पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था? 1905 ईस्वी में, है ना। और अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। कहाँ से थे अल्फ्रेड बिने? फ्रांस से। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनके देश भी याद रखना, ठीक है। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण निर्माता कौन हो गया? अल्फ्रेड बिने, ठीक है। कब बना? 1905 ईस्वी में बना। और साथ ही साथ में ये भी देख लें कि वो पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था, है ना। तो उस पहले बुद्धि परीक्षण का नाम था दोस्तों बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल, है ना। पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा बना था जो अल्फ्रेड बिने ने बनाया? बिने साइमन स्केल, है ना। साइमन अल्फ्रेड बिने का सहायक था, इसलिए इसका नाम भी जोड़ दिया। तो बिने साइमन स्केल। अब बिने साइमन स्केल क्या है? विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है, अल्फ्रेड बिने ने बनाया। कब बना? 1905 ईस्वी में बना, ठीक है। अब ये बिने साइमन स्केल क्या है, कैसा है ना, कितने आयु के बच्चों के बुद्धि परीक्षण करते, ये सारी बातें मैंने अभी बताया कि टेस्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं, मापन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन टेस्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, वहीं से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो बिने साइमन स्केल हो गया। अगला पॉइंट देखें, दूसरा बुद्धि परीक्षण। ये तो पहला हो गया बिने साइमन स्केल, है ना। दूसरा बुद्धि परीक्षण कब बना? 1916 ईस्वी में। किसने बनाया? टर्मन ने बनाया, है ना। टर्मन कहाँ का था दोस्तों? अमेरिका। कहाँ का था टर्मन? अमेरिका, ठीक है। और ये कौन सा, इस परीक्षण का नाम क्या था जो दूसरा बनाया टर्मन ने, जिस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया या जिस मापने का? मैं बता दूं, स्केल मीन्स भी क्या होता है? परीक्षण। स्केल को हम टेस्ट कहते हैं, मापनी कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, कुछ भी नाम है, ठीक है। तो दूसरा बुद्धि परीक्षण टर्मन ने कहाँ का था? अमेरिका का। कब बनाया? 1916 ईस्वी में। और कौन सा परीक्षण था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम याद रखना दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल,
ठीक है, ये विश्व का दूसरा बुद्धि परीक्षण था, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ठीक है, तो अब देखें स्टैनफोर्ड क्या है और बिने क्या है। स्टैनफोर्ड अमेरिका का विश्वविद्यालय है जहां का एक प्रोफेसर था, कौन, टर्मन। ठीक है, और बिने, चूंकि जो बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, बिने साइमन स्केल, इसी के परीक्षण का टर्मन ने सहारा लिया था, इसलिए इसमें नाम जोड़ दिया बिने, है ना। तो क्लियर रखना, स्टैनफोर्ड बिने, इसके बिने एक व्यक्ति का नाम है और स्टैनफोर्ड एक विश्वविद्यालय का नाम है जहां पर टर्मन एक प्रोफेसर था। ठीक है, तो दूसरा बुद्धि परीक्षण कौन सा हो गया, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। कब बना, 1916 ईस्वी में बना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, ये कैसे परीक्षण थे ये भी आएंगे आपको। जैसे बिने साइमन स्केल किस प्रकार का था, शाब्दिक था, अशाब्दिक था, व्यक्तिगत था, सामूहिक था, इसी तरह की बातें एक एक करके आपके सामने आएंगी। अगला देखें, प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण, ये तो विश्व के पहले परीक्षण हो गए। अब आता भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा बना, तो वो था दोस्तों, हाँ, किसने बनाया, C.H. राइस ने बनाया, है ना। C.H. राइस ने बनाया और कब बनाया, 1922 ईस्वी में बनाया। ठीक है, कौन सी भाषा में बनाया ये भी ध्यान रखना। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कौन सी भाषा में बना, तो दोस्तों C.H. राइस ने जो बुद्धि परीक्षण बनाया वो था उर्दू एवं पंजाबी भाषा। ये विशेष पॉइंट याद रखना, है ना। कौन सी भाषा में बना था पहला बुद्धि परीक्षण, C.H. राइस ने जो बनाया उर्दू एवं पंजाबी भाषा में, है ना। और कहाँ बना था ये भी याद रखना, लाहौर। कहाँ बना था ये बुद्धि परीक्षण, लाहौर। लाहौर कौन सा, जो आज पाकिस्तान में है ना। लाहौर में पहला बुद्धि परीक्षण, लाहौर उस समय भारत में ही था। C.H. राइस वहाँ के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया और उस परीक्षण का दोस्तों नाम क्या था, हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट। क्या नाम था इस भारतीय प्रथम बुद्धि परीक्षण का, हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ये प्रथम भारत, इसमें एक शब्द और जोड़ देते, पॉइंट, हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट टेस्ट, पॉइंट टेस्ट। यदि पॉइंट शब्द नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और पूरा नाम क्या था, हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस टेस्ट। कब बना, 1922 में। किसने बनाया, C.H. राइस ने। कौन सी भाषा में था, उर्दू एवं पंजाबी भाषा में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ बना, लाहौर में बना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें भी अब देखो बिने नाम क्यों आया, क्योंकि C.H. राइस ने भी बिने परीक्षण है ना जो प्रथम बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन, इसी का सहारा दिया, इसलिए इसमें भी जोड़ दिया बिने। ठीक है, अगला देखें, मानसिक आयु, मेंटल एज दिया ना इसमें, MA, मेंटल एज, मानसिक आयु का जनक मतलब मानसिक आयु शब्द किसने दिया, है ना। तो कौन था दोस्तों, अल्फ्रेड बिने। और कब आया ये शब्द, 1908 ईस्वी। मानसिक आयु, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है ना। ये मानसिक आयु क्या है और तैथिक आयु क्या है। ठीक है, तो MA क्या है और CA क्या है ना। ये सुनते रहे आप वीडियो को। तो देखें, मानसिक आयु का जनक कौन है, अल्फ्रेड बिने। और कब आया ये शब्द, 1908 ईस्वी में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बुद्धि लब्धि, IQ, है ना। और बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, वो मानसिक लब्धि। तो बुद्धि लब्धि या मानसिक लब्धि जिसको अपन कहते हैं IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, IQ का जनक कौन है, स्टर्न, है ना। और स्टर्न को मैंने इसी ऊपर बता दिया था, स्टर्न कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। अच्छा, अभी नहीं आया स्टर्न कहाँ के रहने वाले थे, तो स्टर्न कहाँ के थे, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, स्टर्न कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द दिया था, कब दिया, 1912 ईस्वी में दिया था। क्लियर हुआ।
आगे देखें, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम, है ना। यह बुद्धि लब्धि शब्द का सूत्र दाता कौन था? तो वो कौन था? स्टर्न ही। कब दिया? 1912 ईस्वी में दिया। सूत्र क्या था कि आईक्यू का या बुद्धि लब्धि का जो स्टर्न ने दिया MA/CA, मतलब स्टर्न ने दिया कि यदि MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु, तो यह जो कहता है कि यदि मानसिक आयु में वास्तविक आयु को डिवाइड कर दिया जाए तो बुद्धि लब्धि हमारी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम सूत्र देने वाला कौन था? स्टर्न था। अगला पॉइंट क्लियर हुए सारे पॉइंट आपके। नेक्स्ट देखें, अब अगला इसी बुद्धि लब्धि सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आता है आपके सामने कि बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला, है ना, या बुद्धि लब्धि सूत्र को पूर्ण करने वाला कौन था? है ना, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला या इस सूत्र को पूरा, क्योंकि ये जो सूत्र दिया था ना स्टर्न ने IQ बराबर MA/CA, ये अधूरा था। इससे हमारी IQ पूर्णतः निकल करके नहीं आई, क्योंकि इससे पॉइंट आ जाता था। पॉइंट कैसे? जैसे 7.3, अब ये कोई IQ थोड़ी होती है ना। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए इसमें जो सुधार किया था स्टर्न के सूत्र में, उस सुधार किसने किया था दोस्तों? टर्मन ने किया था। किसने किया था? मतलब ये प्रयोग सर्वप्रथम या पूर्ण किसने किया था दोस्तों? टर्मन ने किया था। तो अब आपको क्लियर हुआ। और फिर टर्मन ने क्या सुधार किया? ये क्वेश्चन पूछा गया पहले आपसे एग्जाम में। क्या सुधार किया टर्मन ने स्टर्न के सूत्र में? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पॉइंट आता है ना वो पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो टर्मन ने क्या सूत्र दे दिया? IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये पूर्ण सूत्र था। आज हम जब बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो कौन सा सूत्र प्रयोग उपयुक्त का होता है? IQ बराबर MA/CA × 100। ठीक है, तो क्या सुधार किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। ये याद रखना, क्या सुधार किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। किसने? टर्मन, है ना। तो बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग या पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन था? टर्मन था। और 100 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया था। और कब आया दोस्तों ये सूत्र? ये टर्मन का 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये आपके बुद्धि मापन की कुछ खास जनरल बातें थी, है ना, नॉर्मल बातें थी, लेकिन कभी कभार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बुद्धि मापन में आगे बढ़ते हैं। और अगला, क्योंकि टर्मन ने जो सूत्र का प्रयोग किया था, उस सूत्र के द्वारा टर्मन ने एक IQ का वर्गीकरण किया था। किसका वर्गीकरण किया था? IQ का। मतलब इसने IQ के आधार पर विभिन्न IQ वाले छात्रों को श्रेणीबद्ध किया था, है ना, कि कौन सी IQ के छात्र को या बालक को किस नाम से पुकारा जाए। तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, टर्मन की IQ टेबल, IQ सारणी, या फिर यो दे दें हेडिंग, टर्मन द्वारा IQ
आधारित बालकों की श्रेणी, है ना। ये टर्मन का ही नाम क्यों आया? क्योंकि जब श्रेणीबद्ध तो कई मनोवैज्ञानिकों ने किया बालकों को, लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड किसको मानते हैं? टर्मन की टेबल को मानते हैं, है ना। वो टेबल आपने पहले पढ़ी होगी, लेकिन उसमें कुछ नए शब्द NCERT की किताब में कुछ नए तथ्य भी आए हैं। उन तथ्यों को मैं लेकर के आपके सामने आ जाया हूँ। बाकी टेबल आपको एक सस्ती सी गाइड में भी टेबल बनी हुई मिल जाएगी, लेकिन आजकल उनमें से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ अलग हटकर के क्वेश्चन देते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आधार पर मैं कुछ तथ्य इस टेबल में लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो टेबल को मैं 3 पार्ट्स में विभक्त कर रहा हूँ, 3 कॉलम बना रहा हूँ उसके। सबसे पहले IQ, ठीक है। दूसरा, अब ये नई चीज है आपके लिए, बिल्कुल नई होगी, मैं चैलेंज कर दूं इसको, आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, जनसंख्या में प्रतिशत, ठीक है। और तीसरा श्रेणी, मतलब कितनी IQ के, इसका मतलब क्या होगा इस टेबल का दोस्तों? देखें, इसमें आएगा कि कौन सी IQ का बालक किस नाम से जाना गया टर्मन के द्वारा, और उस श्रेणी के कितने प्रतिशत बालक इस दुनिया में या इस जनसंख्या में पाए जाते हैं। ये है एक और टेबल, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले IQ देखें, 130 या 140 से ऊपर। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों बातें सही हैं। कहीं आपको 140 मिल जाएगा, कहीं आपको 130 मिल जाएगा, तो दोनों सही है। कुल मिलाकर हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि 130 से ऊपर की जो IQ वाला बालक है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रतिभाशाली बालक। किस नाम से? प्रतिभाशाली बालक, है ना। जीनियस क्या है ये? अंग्रेजी देखें तो इसकी जीनियस, प्रतिभाशाली बालक। ऐसे याद रखना कि 130 से 140 से जिसकी IQ ऊपर है वो किस नाम से जाना जाएगा? प्रतिभाशाली बालक के नाम से, है ना। अब देखें कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत होते हैं ऐसे बालक, तो मात्र कितने होते हैं? लगभग 2%, लगभग 2%, या फिर फैक्ट बिल्कुल कंफर्म लें 2.2%, ठीक है, 2.2%। आप दोनों याद रखना। देखो आगे इस टेबल से आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर दी है NCERT में कि 3 प्रकार के बालक, जैसे प्रतिभाशाली, औसत और औसत से कम, है ना। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो दुनिया में केवल 2.2%, और एवरेज जो बालक होते हैं, औसत बालक, वो 50%, और जो सीमा से नीचे होते हैं जिनको हम मंद बुद्धि कहते हैं वो भी 2.2%। ये दोनों को याद रखना, प्रतिभाशाली बालक भी 2.2% और जो सीमा से नीचे है ना, वो भी 2.2%। और टेबल से क्लियर हो जाएगा आपको। देखें तो पहला प्रकार हो गया 130 से 140। अगला देखें 120 से 140, 120 से 140, 120 से 140। क्या नाम दें इसको? अति श्रेष्ठ। क्या है ये? अति श्रेष्ठ, है ना। वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ बालक। कितना प्रतिशत पाया जाता है ये? 6.7%, ठीक है। नंबर 3, 110 से 120, है ना। श्रेष्ठ क्या है ये? श्रेष्ठ, ठीक है, मतलब सुपीरियर, सुपीरियर, है ना। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 16.8%,
1%, 16.1%। ठीक है। अगला 90 से 110, है ना, सामान्य बालक, सामान्य, इसको कहते हैं अपन औसत या एवरेज। क्या कहते हैं इसको? एवरेज। ये मैंने अभी बताया। कितना प्रतिशत पाया जाएगा? ये 50%। सबसे ज्यादा दुनिया में ये एक क्लास में, दुनिया को हम क्लास से भी ले सकते हैं, एक क्लास में 50% बालक कैसे होते हैं? सामान्य। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 80 से 90, 80 से नहीं, सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि 80 से 90 नहीं, 90 से 110 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, 80 से 90। ठीक है, 80 से 90। पिछड़ा क्या कहलाता है? ये पिछड़ा या मंदबुद्धि, है ना, पिछड़ा या मंदबुद्धि। और एक नाम और है, इसको दे देते हैं निम्न औसत, निम्न औसत। ठीक है दोस्तों। अब देखें, औसत आ गया तो इससे नीचे क्या आएगा? निम्न औसत, है ना, और इससे ऊपर क्या आएगा? औसत से नीचे निम्न औसत, और औसत से ऊपर उच्च औसत। तो श्रेष्ठ का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ का दूसरा नाम उच्च, श्रेष्ठ का दूसरा नाम है उच्च औसत। ठीक है, श्रेष्ठ का दूसरा नाम उच्च औसत, फिर औसत और फिर निम्न औसत। अब निम्न औसत या पिछड़े बालक कितने पाए जाते हैं? इसके बराबर 16.1%। ये अपने आप याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा थोड़ा सा प्रेशर डाल करके कि 50 से ऊपर 16, 50 से नीचे 16। ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 70 से 80, 70 से 80 निर्बल। एक तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, निर्बल, या इसी को हम कहते हैं क्षीण बालक, है ना, निर्बल या क्षीण बालक। और एक नाम और है इसका दोस्तों, सीमावर्ती बालक। क्या नाम है इसी का? सीमावर्ती बालक, मतलब सीमा पर है बिल्कुल, है ना। क्यों है इसको, इसका सीमा क्यों कहा इसको सीमावर्ती, वो अभी बताऊंगा मैं जब अगले स्टेप पर पहुंचूंगा। ठीक है। सीमावर्ती बालक कितना पाया जाता है? 6.7 पर। अब देखो ये याद हो जाएगा कि इधर अतिश्रेष्ठ और इधर सीमावर्ती, 6.7, है ना, 6.7% निर्बल, क्षीण या सीमावर्ती बालक। नेक्स्ट देखते हैं 80 से नीचे, 70 से नीचे। अगला 50 से 70, 50 से 70 में कौन है? मूर्ख या अल्पबुद्धि। क्या कहते हैं इसको? मूर्ख या अल्पबुद्धि, मूर्ख या अल्पबुद्धि। ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका? अच्छा, अब देखते हैं 50 से 70 हो गया, इसका प्रतिशत कितना है वो अभी बताऊंगा, क्योंकि 70 से नीचे जितने भी बालक हैं, जितने भी प्रकार के बालक हैं, वो सब एक कैटेगरी में माने जाते हैं। उनका प्रतिशत है मात्र 2.2। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 130 से ऊपर के 2.2 और 70 से नीचे के 2.2%, है ना। लेकिन अब 70 से नीचे में कितने बालक का कौन कौन से प्रकार आ रहे हैं? तो एक प्रकार आ गया 50 से 70, नाम क्या है इसका? मूर्ख या अल्पबुद्धि। ठीक है। अगला देखते हैं, मूर्ख या अल्प के बाद नेक्स्ट जो बालक है वो है दोस्तों
25 से 50, 25 से 50 मूढ़ बुद्धि। कौन सी? मूढ़ बुद्धि। ठीक है, चलो मैं उसको दोबारा लिख दूं आपके लिए ताकि 2% में आ जाएगा। नीचे की बजाय जिस 50 से 70, यहां से हटा रहा हूं इसको। 50 से 70, 50 से 70 क्या होता है? मूर्ख। 50 से 70 में किसको रखा है? मूर्ख या अल्प, है ना? मूर्ख या अल्प बुद्धि। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोरन, MORON, मोरन। ठीक है, फिर आता है 25 से 50 मूढ़ बुद्धि। क्या है ये? मूढ़ बुद्धि, है ना? इम्बेसाइल, IMBECIL, इम्बेसाइल। ठीक है, और तीसरा 70 से नीचे में आता है अंतिम स्थिति, जो अंतिम पायदान पर रहता है जो बालक, वो क्या है? 0 से 25, है ना? जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, इडियट। क्या कहते हैं इसको? इडियट। ठीक है, अब देखें तीनों 70 से नीचे आ गए, 50 से 70, 25 से 50, 0 से 25। ये तीनों कैटेगरी के बालक मिल करके पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 2.2%। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिभाशाली 2.2, और ये जो 70 से नीचे है जिनको क्या नाम दिया? मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और जड़ बुद्धि, इन तीनों को मिला करके 2.2। ये आप अब टोटल कर लेना, कितना प्रतिशत आएगा? 100%। ठीक है, अब आप खास क्या याद रखोगे? 3 कैटेगरी के बालक जरूर याद रखना। अगर प्रतिशत आपसे पूछ लें कि प्रतिभाशाली बालक कुल कितने पाए जाते हैं? 2.2 या लगभग 2%, है ना? फिर सीमा से नीचे वाले कितने पाए जाते हैं? 2.2, वही लगभग 2%। और एवरेज कितने पाए जाते हैं? 50%। ये बात कौन कहता है? टर्मन कहता है। और इस टेबल को आप याद रखना। अच्छा, इसमें से और क्वेश्चन, एक तो नया क्वेश्चन प्रतिशत का आपको बनने वाला है, बन सकता है। ठीक है, और एक ये प्रकार याद रखना, श्रेणी याद रखना। और इनमें खास बात क्या याद रखोगे दोस्तों? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि जिस बालक की आयु 86 IQ 86 है, वो कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा? अब आप याद करो, है ना? मैंने आपको बताया था कि जिसकी IQ 80 से 90 है वो क्या कहलाता है? पिछड़ा। अब 86 किस में आ गया? 80 से 90 में, तो कौन सी कैटेगरी का बालक हो गया है? पिछड़े श्रेणी का। ठीक है ना? इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रखना। और ये टेबल टर्मन ने दी थी। अगर पूछ भी ले कि श्रेणी IQ का वर्गीकरण श्रेणी के आधार पर किसने किया है, तो टर्मन ने किया है। ठीक है, अब इसमें खास बात जो बता दी मैंने कि एक तो आप याद रखना, एवरेज बालक 50%, प्रतिभाशाली बालक 2%, और सीमा से नीचे जो या निम्न बुद्धि भी कहते हैं इनको, 70 से नीचे के बालक को, और क्या कहते हैं? निम्न बुद्धि, 2%। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई आपकी टर्मन के आधार पर श्रेणी का वर्गीकरण या IQ के आधार पर श्रेणीबद्ध बालक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका इसमें बनता है, वो क्या है दोस्तों? कि जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं 70 से नीचे की, है ना? मैं इसलिए बात कर रहा हूं 70 से नीचे की दोस्तों, क्योंकि 70 या इससे ऊपर का मैटर आपको कहीं मिल जाएगा, है ना? कोई गाइड पढ़ लें, और किसी साइकोलॉजी टीचर के नोट्स पढ़ लें, कोई कोचिंग पढ़ लें, या फिर कोई किताब पढ़ लें, सब जगह मिल जाएगा, है ना? लेकिन 70 से नीचे के बालकों पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपसे जल्दी से उसकी बात करूंगा,
है ना। और उसका बहुत अच्छा सा PDF बना करके मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको आप जरूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि इस बार जो एग्जाम होगी बुद्धि में से जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है या तो 1% और या फिर मैं बता रहा हूँ 70 से नीचे के बालकों के प्रकार, है ना। तो अब देखते हैं आगे। अगला मेरा लास्ट हेडिंग इसमें छोटा सा वो क्या है, 70 से नीचे के बालक को क्या कहा था, सीमावर्ती बालक कहा था ना। और एक नाम और है इसका, वो क्या है, बौद्धिक रूप से अशक्त बालक। क्या है इसी का नाम, बौद्धिक रूप से अशक्त बालक। बौद्धिक रूप से अशक्त बालक, ठीक है। अब आप समझ गए IQ कितनी होगी, 0 से 70 IQ, क्लियर है ये तो बात, है ना। इसी को सीमावर्ती कहा है, इसी को हम कहते हैं निम्न बुद्धि बालक, है ना। तो नया नाम आ गया बौद्धिक रूप से अशक्त बालक। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बौद्धिक रूप से अशक्त बालक कितने प्रतिशत पाए जाते हैं दुनिया में, उत्तर आ जाएगा आपका लगभग 2% या 2.2%। फिर उनकी IQ लेवल क्या होता है, तो 0 से और 70 होता है, ठीक है। अब इस बौद्धिक अशक्त बालक को भी 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में। अब वो 4 श्रेणी कौन कौन सी है, बस शॉर्ट रूप में आप उसको देख लें, पढ़ लें, बाकी मैं डिटेल उसकी PDF बनाऊंगा, भेजूंगा, क्योंकि उसकी विशेषताएं है ना। चारों प्रकार के बालकों की विशेषता है। जैसे पहला प्रकार है निम्न बुद्धि, बौद्धिक रूप से अशक्त बालक में पहला प्रकार कौन सा है, निम्न बुद्धि IQ वाले बालक, है ना। निम्न बुद्धि IQ वाले बालक। और ये बालक की जो IQ होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 55 से 70। पहला प्रकार हो गया बौद्धिक रूप से अशक्त का, कौन सा, निम्न बुद्धि वाले बालक, या जिनकी IQ कितनी होती है 55 से 70, ठीक है। नंबर 2, दूसरा देखते हैं सामान्य बुद्धि। दूसरा सामान्य बुद्धि IQ वाले बालक, सामान्य बुद्धि IQ वाले बालक, ठीक है। इनकी IQ होती है 40 से 55, ठीक है। अब ये देखो सामान्य बुद्धि IQ वाले हैं, है ना। सामान्य बालक नहीं है वो एवरेज बालक तो क्या है, कितना है, 90 से 110। लेकिन ये क्या है, बौद्धिक रूप से अशक्त में सामान्य बुद्धि IQ है, इसको भी याद रखना अंतर, है ना। क्या है IQ इनकी 40 से 55। तीसरा देखें, तीसरा है नंबर 3, तीव्र अशक्त बुद्धि लब्धि वाले बालक। नंबर 3, तीव्र अशक्त बुद्धि मतलब IQ, तीव्र अशक्त IQ वाले बालक, तीव्र अशक्त IQ वाले बालक, है ना। इनकी IQ होती है 25 से 40, ठीक है। और चौथा प्रकार है अति गंभीर IQ वाले बालक, है ना। अति गंभीर IQ वाले बालक, इनकी IQ कितनी होगी दोस्तों, 0 से 25। बस ये चारों कैटेगरी किसमें आती है, बौद्धिक रूप से अशक्त बालक। इनकी IQ, अब इनकी क्या विशेषता है ना। जैसे छोटी छोटी सी एक विशेषता मैं बता दूं, बाकी और आपको पूरा ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट अभी मैं आपको जो PDF डालूंगा इस टॉपिक की उसमें मिल जाएगा, है ना। जैसे देखें निम्न बुद्धि IQ वाले बालक, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये बालक
6वीं तक की या 5वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं और कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी का मतलब कारखाने में श्रमिक की नौकरी कर ली, है ना, या किसी व्यापारी के यहाँ एक नौकर की नौकरी कर ली, ठीक है ना। इस तरह की छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, मतलब पालन पोषण कर सकते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, ठीक है। और 5वीं तक ये अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा मनोविज्ञान जगत मानता है कौन से बालक के लिए, निम्न बुद्धि, ठीक है। दूसरा है सामान्य बुद्धि IQ वाले। अब देखो कि ये ना तो नौकरी कर सकते, ना अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते, लेकिन ये माना जाता है कि इन बालकों को कुछ प्रशिक्षण देकर, मतलब उनका ध्यान रखकर इन्हें इस लायक बनाया जा सकता है कि वो स्वयं अपना जीवन यापन कैसे, कुछ कमाकर नहीं, अपनी दिनचर्या को खुद व्यतीत कर सकें या अपने दैनिक कार्यों को खुद कर सकते हैं। दैनिक कार्य मतलब जैसे खाना खा लेना, नहा लेना, वाश चले जाना, है ना, किसी से नमस्कार कर लेना, ये छोटे छोटे कार्य वो खुद कर सकते हैं। लेकिन कब कर पाएंगे, जब हम इनको प्रशिक्षित करेंगे तब, ठीक है दोस्तों। और बाकी के दोनों प्रकार के जो बालक हैं, तीव्र सक्त और अति गंभीर, ये स्वयं किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, टोटली दूसरों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूरो सिस्टम है, तंत्र है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मतलब विकसित ही नहीं होता। और जब इनका मनोपेशी है, ये तंत्र है, वो कमज़ोर होगा या विकसित होगा, तो शारीरिक रूप से भी बालक पूर्णतः विकसित नहीं होता, है ना। तो ये बालक हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान में इस बौद्धिक रूप से अशक्त बालक को 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनकी आयु क्या है 0 से 70, है ना। और इन्हीं बालकों को हम क्या कहते हैं, सीमा से नीचे रहने वाले बालक, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका आज का बुद्धिमापन का एक पार्ट मैंने पूरा कर दिया, और कल इससे भी बड़ा और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, जिसमें मैं बुद्धि मापन के प्रकार या बुद्धि परीक्षण के प्रकार लेकर आऊँगा, जिसमें बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, नाम क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इस सारी बात। उसमें से तो निश्चित है एक क्वेश्चन हर साल उसमें से आता है, ठीक है। एक टेबल भी लाऊंगा बना करके सारे प्रकारों की, उनको आपके सामने मैं टीच करूँगा। तो आप उस कल के वीडियो को, वैसे तो अच्छा लग रहा है कि हर वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, और इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिल रहा है बार बार, इसलिए मुझे पर रहा नहीं जाता, मैं रोजाना एक ना एक वीडियो बनाकर आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरे चैनल को मैं बहुत दिन में बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।